देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सातीवली सागर संगम इंडस्ट्रियल एस्टेट की सोसाइटी में अवैध चुनाव हुआ है। इसके विषय में आवाज़ उठाई है भाजपा के पदाधिकारी विशाल जोशी ने। क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। सर, ये सातीवली में सागर संगम जो सोसाइटी है, जहाँ इंडस्ट्री है, तो यहाँ आपने अभी रेस किया ये मुद्दा कि यहाँ सोसाइटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इलीगल इलेक्शन हुआ है, तो क्या मुद्दा क्या एक्चुअली है? सर, ऐसा है कि सागर संगम कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे 2 महीने पहले इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। जो रिटायरिंग ऑफिसर है मिस्टर भरत चेनियारी, वही सोसाइटी का ऑडिटर भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट ऑफ पोस्ट में वो इलीगल है। दूसरा, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए, उन्होंने गलत प्रमाण पत्र दिए, गलत इन्फॉर्मेशन दी। इसके विरोध में मेरा प्रश्न है, मेरा इसके विरोध में अभियान है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये इलीगल बनाया गया है पद? जब भरत चेनियारी ने ये चुनावी प्रक्रिया शुरू की तो उसमें उन्होंने पोस्ट 6 ओपन, 1 SC, 1 ST, 2 माइनर, 1 OBC और 1 माइनॉरिटी करके उन्होंने किया। अभी आपको पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी नाम का रिजर्वेशन कहीं पे भी अपनी चुनावी व्यवस्था में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो इन्होंने बाबूलाल जैन को माइनॉरिटी के नाम पे कैसे निर्विरोध चुना दिया, इसका मेरा विरोध है। तो क्या कारण है ऐसा, मतलब ऐसा उन्होंने क्यों किया और पिछली सोसाइटी क्यों नहीं मेंबर्स आए? अभी ये प्रक्रिया 2020 से शुरू होती है। 2020 के अंदर जब कोरोना काल चल रहा था तो पुरानी कमेटी बर्खास्त हो गई थी। तब मैंने सजेशन दिया था, जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आप जो पुराने हैं वो केयर टेकर के हिसाब से सोसाइटी संभाले। परंतु यहाँ पे 2-3 जन जबरदस्ती अपने आप को स्वघोषित करके, एक है हमारे यहाँ पे प्रभाकर पॉल करके, उनका गाला नंबर है A1, उन्होंने अपने आप को ही घोषित कर दिया कि आज से मैं सेक्रेटरी हूँ। दूसरा एक उमेश कुमार चौधरी, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं आज से ट्रेजरर हूँ। और ये मेरा निरंतर विरोध रहा कि भाई आपने चुनाव नहीं कराया। इसके विरोध में कि मैंने कई उनको लेटर दिए, मगर किसी ने भी एक भी लेटर साइन नहीं किया। फाइनली मैंने ऑफिस बेरर के अंदर यहाँ पे वो साइन करवा के लिया। फिर उसके बाद में उनको लगा कि मामला बढ़ जाएगा तो इन्होंने तुरंत आनंद फानन में इलेक्शन कराने की प्रक्रिया शुरू की। तो इसकी कंप्लेंट आपने रजिस्ट्रार को दी क्या? हाँ जी, बिल्कुल दी। मैंने ये देखा कि ये चुनावी प्रक्रिया में जो भरत चेनियारी है, जो ऑडिटर भी है सोसाइटी के, जो रिटायरिंग ऑफिसर भी हैं, वो अपने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हैं कि नहीं है। मैंने बहुत बारीक नज़र रखी उनके ऊपर। तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू रखी कि पहले नॉमिनेशन हुआ, फिर उन्होंने स्क्रूटनी करना चाहिए था, फिर उसके बाद में फाइनल कैंडिडेट लिस्ट जारी की और 8 पोस्ट थी और 8 कैंडिडेट थे, तो उन्होंने निर्विरोध घोषित कर दिया गया। अभी उन्हीं का एक मेरा है मेरे पास में, जो उन्होंने बाकायदा दिया है, फॉलोइंग मेंबर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए इलेक्टेड मेंबर फॉर ईयर 2023 और 28 के बीच में। उसमें तीसरे नंबर पे है मिस्टर प्रभाकर पॉल, जो OBC कैटेगरी के अंदर दिखाते हैं, मगर वो OBC महाराष्ट्र सरकार से उनको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्होंने OBC में उनको कैसे लिया? उसी के साथ में प्रभाकर पॉल डिफॉल्टर हैं। उन्होंने अप्रैल से कल तक कोई पैसा नहीं भरा, तो चुनावी प्रक्रिया के अंदर भी वो डिफॉल्टर रहे। जब नॉमिनेशन हुआ तब भी डिफॉल्टर रहे, जब उनका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ तब भी डिफॉल्टर रहे, और चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब भी वो डिफॉल्टर रहे। तो भरत चेनियारी ने इतना गलत काम क्यों किया? रजिस्ट्रार ने क्या आपको आश्वासन दिया कि इस मुद्दे में? मैंने सभी संबंधित कार्यालय को ये पत्र लिख के, और मैंने एक भरत चेनियारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और मैंने उनको कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने उनको दिया। मैंने उनसे पूछा, आपने संविधान की हत्या क्यों की? आपने चुनाव प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का पालन क्यों नहीं किया? चुनाव में आरक्षण जगह जैसे SC है, ST है, OBC का है, जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं लिया? जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है, प्रमाणित किया है, इसकी जांच क्यों नहीं की? चुनाव आरक्षण में आपने अल्पसंख्यक नामक एक अलग आरक्षण कैसे बना दिया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है?
चुनाव के नॉमिनेशन के समय किस उम्मीदवार का कितना बकाया था, इसका उन्होंने क्यों नहीं जांच पड़ताल की। चुनाव नॉमिनेशन के समय किस उम्मीदवार के कितने बच्चे थे सन 2000 के बाद में, इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की। और ये पैनल रिटायरिंग ऑफिसर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उस पे है, तो इनको उस पद से क्यों बर्खास्त नहीं किया जाए, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए या कुछ भ्रष्ट सोसाइटी के लोगों के फायदे के लिए ये चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तो मेरा कहने का प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रार में आपने कंप्लेंट की इस चीज़ की, तो उनका क्या रवैया है? नहीं, अभी ये प्रक्रिया शुरू है। मैंने कल उनसे जब बात की, जब पूरा हो गया, तो मुझे ये पता है कि कोई भी इलेक्शन ऑफिसर जब इलेक्शन कराता है तो उसका दायित्व इतना ही है कि वो इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन की प्रक्रिया सही है गलत है वो देखता है, नॉमिनेशन फॉर्म गलत है सही है वो देखता है, कौन डिफॉल्टर है कौन डिफॉल्टर नहीं है वो देखता है, और वो कैंडिडेट वैध है कि नहीं है वो देखता है। चुनाव हो जाने के बाद में उसका काम खत्म हो जाता है कि ये हारे हैं और जीते हैं, उसका काम खत्म हो जाता है। मगर कल मैंने इनका भ्रष्टाचार की इंतहा देखी जब ये खुद रिटायरिंग ऑफिसर हमारे कुछ मेंबर्स के साथ में ये डिसाइड करने में लग गए कि कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ट्रेजरर बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, जबकि उनका इस रोल में कोई भी अधिकार नहीं है। कानूनन तौर पे उनका कोई भी हस्तक्षेप करना गलत माना जाएगा। चूँकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अपना खास महत्व रखते हैं, तो कहीं इस वजह से तो नहीं कि आपको थोड़ा दूर रखें, वो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हों? हाँ, ये कारण बिल्कुल है। यहाँ पे लोकल पार्टी का, जैसे आपको मालूम होगा, बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ पे वर्चस्व है वसई विरार के अंदर, और चूंकि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ, तो मेरा एक मानना ये है कि भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का हो उसका विरोध करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, चाहे कोई भी मेंबर चुन के आए मगर कानूनन तौर पे चुन के आए। मुझे कोई कौन जीतता है कोई हारता है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद केवल ये है कि जो भी प्रक्रिया हो साफ सुथरी हो, कानूनन हो, वैध हो, कोई भी तरह का मिसलीड ना किया जाए, किसी की अपनी पर्सनल फायदे के लिए ये कानून का तोड़ मरोड़ ना करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पिताजी 20-25 साल से सोसाइटी में सेक्रेटरी थे और उनको हटाया गया और आपका ये रिएक्शन आ रहा है? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि 8 कैंडिडेट्स थे और 8 ही पोस्ट थी, तो निर्विरोध वो भी चुने गए, उसके लिए तो बिल्कुल है नहीं। हमारा विरोध ये है कि 8 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट मिस्टर गोपीनाथ गोरडे, उनके 3 बच्चे हैं, उसका क्यों, उनको कैसे क्वालिफाई किया गया। एक जो प्रभाकर पॉल हैं जो डिफॉल्टर हैं, जो गलत ओबीसी सर्टिफिकेट दे के बैठे हैं, उनको आपने कैसे निर्वाचित घोषित कर दिया गया। और एक कैंडिडेट बाबूलाल जैन जी हैं जिनको उनको पता नहीं होगा मगर रिटायरिंग ऑफिसर ने उनको अल्पसंख्यक के अंदर कैटेगरी के अंदर कैसे चुनावी में घोषणा कर दी कि वो निर्वाचित घोषित हो गए। तो इस विरोध में, ये जो भ्रष्टाचार का तरीका है, इसके विरोध में मैं मेरी आवाज उठा रहा हूं। मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि ऐसे लोगों को चुनावी प्रक्रिया से हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए। और जो भी कानूनन प्रावधान है, जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो गलत जानकारी देते हैं उनको 6 साल की राजनीतिक कार्रवाई से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो मेरा वही मांग है, इन 3 व्यक्तियों को 6 साल के लिए बाहर कर दिया जाए, न तो ये इलेक्शन में खड़े हो सके और न ही किसी को वोट देके प्रभावित कर सके। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।